राम मंदिर चंदा चोरी में अयोध्या पुलिस की जांच तेज हो गई। कुछ देर पहले अभियुक्त अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड में लिया है। पुलिस अभी अविनाश से पुलिस लाइन में ही पूछताछ कर रही है। जांच के लिए पुलिस अविनाश को प्रतापगढ़ यानी उसके गांव लेकर भी जाएगी। चोरी के पैसे से अविनाश ने प्रतापगढ़ में संपत्ति भी खरीदी है, यह पता चला है। और यही वजह है कि अविनाश को अब पुलिस रिमांड पर लेकर प्रतापगढ़ ले जाएगी, उसके गांव लेकर जाएगी पुलिस। तो एक एक करके तमाम किरदार सामने आ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच लगातार जारी है। आज एसआईटी की टीम फिर राम मंदिर परिसर पहुंची। एसआईटी आज मंदिर परिसर में तैनात कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी, ये पता चल रहा है। तो एसआईटी की टीम एक बार फिर राम मंदिर कैंपस पहुंची है। आज एक बार फिर कुछ कर्मचारियों से जो कि मंदिर परिसर में ही तैनात हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या से ही हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, दो महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। एक तो पुलिस लाइन में अविनाश शुक्ला से पूछताछ चल रही है, जिसके पास से 20 लाख रुपए से ज्यादा तो कैश बरामद हुआ था। चंदा चोरी की रकम से इसने कुछ संपत्तियां भी प्रतापगढ़ में खरीदी हैं, यह पता चला है। और दूसरी तरफ एसआईटी की टीम एक बार फिर मंदिर कैंपस के अंदर पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है। ताजा अपडेट्स आपके पास क्या है? देखिए, एसआईटी की टीम जो राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंची है, वो आज फिर ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ कर सकती है, आगे की पूछताछ कर सकती है। उसके बाद जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग के लिए जो अधिकारी वहां पर रखा गया था, या फिर जो कर्मचारी वहां पर होते हैं जो पहले से इस काम में जो कैश काउंटिंग के काम में लगे हुए हैं, या फिर जो बॉक्स से पैसा निकाल कर और काउंटिंग रूम तक लाने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनसे फिर से पूछताछ कर सकती है एसआईटी। लेकिन पदाधिकारियों तक ही ये पूछताछ ज़्यादा सीमित रहने वाली है। इस तरह की जानकारी मंदिर परिसर से मिल रही है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है अविनाश शुक्ला की पुलिस कस्टडी। फिलहाल उसको पुलिस लाइन में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस लाइन के इस गेट के बाहर हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये एक गेट जो बंद रखा गया, उसके आगे बैरिकेडिंग भी की गई है। तो यहाँ पर इस वक्त अविनाश शुक्ला से पूछताछ चल रही है। और अविनाश शुक्ला अहम किरदार इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कैश की रिकवरी तो वहां से हुई ही थी। उसका जो अड्डा था, जिस जगह पर वो रहता था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर सब आरोपी जो है उनकी बैठक होती थी और कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इस तरह की जानकारी भी हमें मिल रही है। उसके अलावा रडार पर है अविनाश शुक्ला के द्वारा पिछले 6 महीने में की गई बड़ी बड़ी खरीदारियां। गाँव में उसने ट्रैक्टर खरीदा, एक गाड़ी भी खरीदी गई थी 10 लाख रुपए के आसपास की। उसके अलावा उसके 3 बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स भी पुलिस को मिले हैं। एक खाता नहीं, 15,000 की तनख्वाह वाले अविनाश शुक्ला के 3 बैंक अकाउंट्स हैं। इस तरह की जानकारी भी मिली है। तो ऐसे में पुलिस उसके तमाम खातों की जांच तो कर ही रही है। आज उसका पुलिस रिमांड भी लिया गया है और पुलिस रिमांड लेने के बाद उसे कड़ी पूछताछ आज पुलिस लाइन में फिलहाल चल रही है। उसको प्रतापगढ़ लेकर भी जा सकती है पुलिस की टीम। इस तरह की जानकारी मिल रही है। और एक और अहम सूचना इसमें यह है कि अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर अब और रिकवरी भी हो सकती है। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, अविनाश शुक्ला ये बहुत अहम किरदार है। एसआईटी अब अपनी जांच को एक तरफ आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ पुलिस के रिमांड पर इस अविनाश शुक्ला को लिया गया है। प्रतापगढ़ इसे लेकर जाने की तैयारी भी हो रही है और माना यह जा रहा है कि इससे पूछताछ में कई बड़े राज फाश हो सकते हैं, कुछ और किरदार सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभिजीत हमारे सहयोगी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जो धांधली से जुड़े राज बाहर आए हैं, जो जानकारियां सामने आई हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या राम मंदिर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध को अंजाम दिया गया? यह सवाल तब पूछा जाने लगा जब चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की भर्ती में भी बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता चला। चंदा मिलने जा रहा है,
न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? देखिए, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है और राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, एसआईटी के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जुलाई में उत्तर प्रदेश हो या फिर केंद्र, राजनीतिक वातावरण इसलिए गर्म है क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में राम के नाम पर ऐसा पाप हुआ है, आस्था के साथ ऐसा धोखा हुआ है कि हर कोई हैरान। पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया है। यही वजह है कि अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है। राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी। आरोप प्रत्यारोप इसलिए चरम पर हैं क्योंकि अब चढ़ावा चोरी कांड में नई थ्योरी सामने आई है। इस थ्योरी का नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हिंदी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को सुनियोजित और संगठित अपराध कहा जाता है। जांच, पड़ताल, छापामारी और पूछताछ में अब तक जितने राज खुले हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कांड को एक संगठित अपराध के तौर पर अंजाम दिया गया। अंडरवर्ल्ड, टेरर फंडिंग, हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, हवाला, जबरन वसूली और साइबर अपराध, इन सब के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम जुड़ा है। ये सभी गैरकानूनी काम संगठित अपराध के तहत हुए या हो रहे हैं, लेकिन अब चढ़ावा चोरी में भी संगठित अपराध की बात सामने आ रही है। राम मंदिर में किस तरह से संगठित अपराध हुआ, इस अपराध का भेद कैसे खुला, हम इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर संगठित अपराध होता क्या है। संगठित अपराध को व्यक्तियों का एक समूह मिलकर अंजाम देता है। यहां अपराधियों का एक पूरा नेटवर्क होता है जो बेहद सुनियोजित, योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अपराध करता है। ऐसे अपराध का मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी तरीके से आर्थिक लाभ कमाना होता है। पुलिस और एसआईटी की जांच में अब तक जो सच सामने आया है, उससे यही लग रहा है कि राम मंदिर में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध के तहत चढ़ावा की लूटपाट की गई। 90 से लेके 2026 ये हो गई 35 साल, समझ लीजिए 35 साल से थोड़ा ज़्यादा। कोई ऐसा दिन नहीं है तब से लेके अब तक जब 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा बाद में मंदिर बनने को आया तो 50 करोड़ एक दिन में आए। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पैसा कितना आया होगा। जांच में अब तक जितने भी राज खुले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल थे। ये सिर्फ 8 लोगों का छल नहीं है, बल्कि एक बड़ा पूरा तंत्र इसमें शामिल था। चढ़ावा चोरी कांड पुरानी प्लानिंग का परिणाम है। आरोप है कि यह संगठित अपराध राम मंदिर निर्माण से पहले ही शुरू हो गया था, जो योजनाबद्ध तरीके से
5 जून 2026 तक चलता रहा। लूट के लिए जो सिस्टम बनाया गया था उसी के तहत धांधली हो रही थी। राम मंदिर निर्माण के लिए जो जमीनें खरीदी गई उनमें भी घोटाले का आरोप है। इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि आस्था के नाम से यह धोखाधड़ी मंदिर निर्माण से पहले ही शुरू हो गई थी। आरोप है कि ये कुछ हफ्तों या महीनों की नहीं बल्कि सालों से चली आ रही सुनियोजित और संगठित लूट है। अगर ये सुनियोजित अपराध नहीं होता, अगर इस चोरी की योजना नहीं बनाई गई होती, अगर इसका पूरा तंत्र नहीं होता, अगर ये चंद कर्मचारियों की करामात होती, तो भेद कब का खुल चुका होता। लेकिन सच यह है कि सालों तक चढ़ावा चोरी का भेद नहीं खुला। भेदिए नहीं पकड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस अपराध को अंजाम देने के लिए समांतर एक संगठन काम कर रहा था, जो बाहर से तो नहीं दिखता था। इसका अस्तित्व पर्दे के पीछे था। इसी तंत्र ने राम के धाम में इतनी बड़ी लूट कांड को अंजाम दे दिया, जिससे करोड़ों भक्त ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सोचिए, यह देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि राम मंदिर में घोटाले की कितनी परतें हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब एक नई धांधली उजागर हुई है। पहले चढ़ावा चोरी कांड सामने आया, उसके बाद जमीन खरीद में घोटाले के आरोप लगे और अब ट्रस्ट में कर्मचारियों की भर्ती में भी धांधली की बात सामने आ रही। यह वो धांधली है जिसके आधार पर आरोप लग रहा है कि मंदिर में संगठित अपराध को अंजाम दिया गया। ट्रस्ट में चढ़ावे की गिनती के लिए जिन लोगों को रखा गया, उसको लेकर जो जानकारी आई है वो ना सिर्फ बहुत ही चौंकाने वाली है, बल्कि संगठित अपराध की आशंका को बल देती है। भर्ती घोटाले ने इसलिए सबको चौंका दिया है क्योंकि ट्रस्ट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कर्मचारियों की भर्ती की गई। भर्ती को लेकर जो सच्चाई सामने आई है, उससे पता चलता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत पूरा नेटवर्क चल रहा था। एक संगठित समूह भर्ती से लेकर काउंटिंग तक बड़ा खेल कर रहा था। राम मंदिर में भर्ती घोटाला कैसे किया गया? इस भर्ती के तहत चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में अपने लोगों को कैसे शामिल कराया गया? अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम भी आ रहा है। कैश काउंटिंग के लिए मार्च 2025 में भर्ती की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च 2025 को चंपत राय ने 10 लोगों को बुलाया था। बताया जा रहा है कि 10 गणना कर्मी वीएचपी और आरएसएस से जुड़े थे, जिसके बाद अनिल मिश्रा ने ही सभी 10 लोगों का इंटरव्यू लिया। 6 मार्च 2025 को 10 नए लोगों की भर्ती हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि भर्ती के बाद गणना कर्मियों का आईडी कार्ड नहीं बना। वो ड्यूटी शीट दिखाकर मंदिर परिसर में प्रवेश पाते थे। नवनियुक्ति गणना कर्मी ड्यूटी शीट से ही आते जाते थे। राम मंदिर में गहनों की भी चोरी की बात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि राम मंदिर में जब श्रद्धालु आते थे तो गहने और कैश वो चढ़ावे में देते थे। ऐसे में इनको पुलिस चौकी के पास के काउंटिंग सेंटर में लाया जाता था, जहां पे कैश और गहने दोनों को अलग अलग किया जाता था। बताया ये जा रहा है कि अलग अलग करने के बाद फिर उसकी चोरी की जाती थी। चूंकि वहां प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था,
इसलिए वहां पे चोरी करना बहुत आसान था। टीवी 9 भारतवर्ष के पास राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट डीड की कॉपी भी है। इसमें जिन नियमों का जिक्र है उनको ताक पर रखकर लोगों को नौकरियां दी गई। ट्रस्ट डीड में जिन नियमों का हवाला दिया गया है उनका सही तरीके से पालन भी नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट डीड की जगह कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से काम किया। सोसाइटी एक्ट है, उसमें ये प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी काम करते हैं अगर ट्रस्ट के तहत तो एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसको हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव जब पास होता है उसके लिए एक पूरा कोरम होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी का। वो 2/3 मेजॉरिटी उस रेजोल्यूशन को पास करेगी। हमको लगता है कि इसमें यहाँ कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। सारे प्रोसीजर को दरकिनार करके और व्यक्तिगत लाभ या कोई चीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपॉइंट किया वहाँ पे। राम मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी की तरफ से की गई थी। बाद में नियम को बदल दिया गया, मतलब पहले वाली कंपनी से नहीं, बदले हुए नियम के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। जिन लोगों को फिलहाल अभियुक्त बनाया गया है और जो लोग अभी जेल में हैं, ये वो लोग हैं जो बदले हुए नियम के तहत राम मंदिर में ड्यूटी में लगे थे। मतलब साफ है कि जब नियम बदला गया उसी की आड़ में गलत लोगों की एंट्री हुई, जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। जैसा कि हमने बताया, सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के जरिए नियुक्ति हुई थी। पहले 15 स्टाफ भर्ती किए गए थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई। कहा जा रहा है कि ये लोग SBI राम मंदिर शाखा में पहले से ही कार्यरत थे। बड़ी बात यह भी है कि इन्हीं में से 6 लोगों को SIT ने चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार किया। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव और करुणेश पांडे गिरफ्तार हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने अभियुक्त अनुकल्प के पूर्व सहकर्मी रविंद्र नाथ से बात की। रविंद्र नाथ का इंटरव्यू भी अनिल मिश्रा ने लिया था। वो पहले सैनिक सर्विसेज फर्म को ट्रांसफर हुआ, बाद में बैंक के पैरोल पर आया, लेकिन हर बार उसका काम चढ़ावा गिनने का ही था। रविंद्र नाथ ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया कि ट्रस्ट में बिना जांच पड़ताल के नियमों के विरुद्ध भर्तियां की गई। तो नौकरी पर किसने रखा था आपको, मतलब वहाँ पर किससे मुलाकात हुई थी? वहाँ पे मेरी अनिल मिश्रा से बात हुई थी। उन्होंने ही फाइनल कर दिया था? हाँ जी, उन्होंने ही फाइनल कर दिया था कि कल से आप लोग सैनिक सर्विस की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से नौकरी पर रखा गया, तो आप लोगों का कोई वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था? आप वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप पढ़े लिखे कितने हो जी, मुंह से जो इंटरव्यू लेना था उन्होंने ले लिया था और कुछ नहीं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने अनुकल्प के साथ कैश गिनने वाले उसके एक और पूर्व सहकर्मी के साथ बात की। उसने जो बताया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले लोगों की रोजाना चेकिंग नहीं होती थी, अगर होती थी तो कभी कभार। हाँ, थोड़ा बहुत फ्री था। ट्रस्ट के लोगों को थोड़ी रियायत मिलती थी मंदिर में। हाँ, जैसे फ़ोन भी अलाउ होता था और कई चीज़ें हैं, ये सब चल रहे हैं। और कभी आते जाते में तलाशी हुई आपकी ऊपर से नीचे तक कि जेब में कहीं कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ? तलाशी कभी कभी होती थी। कभी कभी होती मान थी। लीजिए आपने 6 महीने काम किया तो कितनी बार तलाशी हो गई? 15 दिन 20 दिन पे हो जाती थी जी। तो हम लोग गए थे आदरणीय बाबूजी चंपत राय जी के पास, उन्होंने ही करवाया था। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाबूजी अगर कुछ आर्थिक मदद हो जाती, तो उन्होंने ही हम लोग को लगवाया था। अनिल जी भाई साहब इंटरव्यू लिए थे। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? कैश काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों की रोजाना चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? उन्हें चेकिंग से विशेष छूट किसके आशीर्वाद पर दी गई थी? भर्ती और कर्मचारियों को दिए गए विशेष छूट की वजह से ही आरोप लग रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कांड संगठित अपराध के तहत ही किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के 8 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रडार पर कई बड़े चेहरे भी हैं। उनकी भूमिका संदेह और सवालों के घेरे में। जब से धांधली का मामला सामने आया है, तभी से 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। पुलिस और SIT अब उनसे पूछताछ कर रही है ताकि असली खेल का पर्दाफाश किया जा सके।
एसआईटी की टीम फिर से रामनगरी अयोध्या पहुंच चुकी है। मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से जुड़े सुराग और सबूत तलाश रही है। जांच में जो सिरे मिले हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़कर तह तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जांच का दायरा बढ़ सकता है। चढ़ावा चोरी कांड की जांच में ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की भी एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कोई बड़े लोगों का नपना तय माना जा रहा है। हम शुरू से कह रहे हैं, जो भी आरोप लगे, चाहे निर्माण कार्य के दौरान के लगे, चाहे बाद के, चाहे लैंड डील्स के, इन सब बातों की पूरी ईमानदारी से जांच करना चाहिए। पुलिस और एसआईटी के रडार पर ट्रस्ट से जुड़े 4 बड़े लोग, क्योंकि जो कुछ हुआ वो इन्हीं 4 लोगों के इर्द गिर्द हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का कनेक्शन भी इन्हीं लोगों से। एक नाम चंपत राय का है, जो इस्तीफा दे चुके हैं। इन पर उठ रहे सवालों के बीच बयान दर्ज हो चुका है। हालांकि वो अभी अयोध्या में ही मौजूद है। बताया जा रहा है फिलहाल उन्होंने ट्रस्ट के कामकाज से दूरी बना ली। हालांकि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इतना संकेत जरूर दे चुके हैं कि वो टिन्नू यादव के धोखे से आहत है। अगला नाम अनिल मिश्रा का है। इनका भी इस्तीफा हो चुका है। बयान भी दर्ज हो चुका है। आरोप है कि चढ़ावे की गिनती के लिए इन्होंने 10 लोगों की भर्ती की थी, जो सवालों में है। खुद सबका इंटरव्यू लेकर नौकरी दी थी। एक नाम गोपाल राव का भी है। पिछले कुछ घंटों से इनको लेकर ज्यादा तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अब तक गोपाल राव का इस्तीफा नहीं हुआ है। एसआईटी जांच के बाद कामकाज संभाल रहे हैं। 14 जून को कहा था भ्रम दूर करने के लिए एसआईटी जांच कर रही है। इनसे ताज हो सकती है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ई रिक्शा में चीन के ऐप कंट्रोल सिस्टम पर सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सुरक्षा और डेटा संरक्षण से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। नए नियम लागू होने पर चीनी ऐप आधारित कंट्रोल सिस्टम पर शिकंजा कसा जा सकता है। सरकार का फोकस सुरक्षित और भरोसेमंद तकनीक को बढ़ावा देने पर है। जल्द ही इस बाबत आधिकारिक आदेश जारी होगा। सरकार को शिकायत मिल रही थी कि इस ऐप से ई रिक्शा बंद हो जाता था। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये पूरा मामला क्या है और इस पर सरकार का रुख क्या है, जरा तफसील से समझाइए। एक और चीनी ऐप मुसीबत बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए जो ई रिक्शा है और या फिर यूँ कहें कि ई स्कूटी है, दोनों में ही जो बैटरी का जो मापदंड है उसको जानने के लिए इस ऐप का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर देश भर में ऐसे ई रिक्शा और ई स्कूटर बन रहे हैं जो बड़ी नई कंपनियों के हैं और वो अभी नए ऐप को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में वो उस चीनी ऐप को के ज़रिए बैटरी का मापदंड देते हैं और उसमें पास की भी है, यानी कि पासवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन आम तौर पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। और इसके चलते अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और चूंकि ये ब्लूटूथ से आसानी से बैटरी से ऐप कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो शरारती तत्व हैं वो क्या करते हैं कि जो ई रिक्शा है उसकी बैटरी को अचानक इस ऐप से बंद कर देते हैं। अगर ई रिक्शा का जो व्यक्ति है जो चला रहा है चालक, उसे अगर उसमें वो पास की डाल दे ऐप में तो फिर दूसरा व्यक्ति नहीं खोल पाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर सरकार के समक्ष ये शिकायतें आई हैं। यहाँ तक कि कई राज्य सरकारों ने भी इस बाबत सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से बातचीत की थी। इसके बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कल इस मामले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बातचीत की है और अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये देख रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है और इसकी जो तकनीकी पहलू हैं और जो कानूनी समीक्षा है उसके आधार पर आगे बढ़ते हुए इस मामले पर जो आधिकारिक आदेश है वो जारी किया जाएगा। संभवतः इस मामले में जो ऐप की कंपनी है उसको पहले नोटिस जारी करते हुए ये स्पष्ट किया जाएगा कि इस मामले में ऐप को चलाने के लिए जो पास की है उसकी अनिवार्यता रखी जाए, यानी कि बिना पासवर्ड के ये ऐप चले ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर पासवर्ड इसमें कर दिया जाता है अनिवार्य तौर पर, तब ये स्थितियां नहीं आएंगी कि यानी कि कोई भी शरारती तत्व तब ऐसी स्थिति में किसी ई रिक्शा या ई स्कूटी को नहीं बंद कर पाएगा। ये पूरी
स्थिति है और अभी सरकार इस मामले पर कानूनी और तकनीकी समीक्षा कर रही है। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी इस मामले में आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर के बारे में तफसील से हमें जानकारी देने के लिए, और सरकार का रुख भी जो है वो भी इसे लेकर गंभीर नजर आ रहा है। मुंबई में बारिश से बीएमसी की पोल एक बार फिर खुल गई। हर साल खुलती है, इस साल भी खुली है। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है। मांडवी फायर स्टेशन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में बारिश से 9 लोगों की मौत हो गई है। जो तस्वीरें आप इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, ये सभी जल प्रहार के शिकार हुए हैं और साथ ही शिकार हुए हैं प्रशासन की अव्यवस्था के, लापरवाही के। तो कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और महाराष्ट्र में बारिश की वजह से 9 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। कहीं पानी में करंट आ गया, कहीं गड्ढे की वजह से लोगों की जान चली गई, कहीं मैनहोल में गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। और अब आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके की तस्वीर है। वीरा देसाई रोड की है ये तस्वीर, जहां सड़कों पर कितना जल भराव नजर आ रहा है, किस कदर जल जमाव हुआ है, ये आप देखिए। पहली बारिश ने कैसे बीएमसी के तमाम दावों की पोल खोल दी है। हर बार बारिश में ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से नजर आती हैं। हर बार यह कहा जाता है कि अगले साल स्थिति सुधर जाएगी, अगले साल हालात में थोड़े सुधार होंगे, लेकिन वो सुधार जमीन पर कभी नजर नहीं आते। और अब आपको मुंबई के बांद्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, बेहद पॉश इलाका है ये मुंबई का, और यहां पर किस तरह से जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, किस तरह से एक ऑटो वाला परेशान हो रहा है, कार से जाते हुए लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। और अगर आप मुंबई गए होंगे तो आप मरीन ड्राइव घूमने के लिए जरूर गए होंगे। ये मरीन ड्राइव की ताजा तस्वीरें हैं, आज सुबह की ली गई ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। समंदर की लहरें जो हैं वो उफान मारती हुई नजर आ रही हैं और मरीन ड्राइव इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर भी सड़कों पर कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि ये बहुत मेन रोड है मुंबई की और यहां पर थोड़े हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। और अब ये तस्वीर आप देखिए, किस कदर पानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। गांधी मार्केट की ये तस्वीर है, मुंबई की गांधी मार्केट, जहां पर भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मुंबई में बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही है। रात से ही रुक रुक कर होने वाली बारिश से किंग सर्कल इलाके में सड़कों पर कैसे जल भराव हो गया है, ये जरा आप देखिए। और इससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। हमारे संवाददाता विनोद जगदाले की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहीं से दिखाते हैं। आज सुबह से ही मुंबई में भारी बरसात देखने को मिल रही है। सुबह सुबह यहाँ पर रुक रुक कर बरसात हो रही थी, लेकिन 9 से 9:30 बजे के बाद यहाँ पर लगातार बरसात जारी है। इस समय हम किंग सर्कल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो षणमुखानंद हॉल रोड है, इस रोड पर बारिश का कहर देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो लगातार यहाँ पानी की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ी का जो आधा टायर है वो वहाँ पर डूबा हुआ हमें नजर आ रहा है। लगातार लोग सुबह का समय है, अपने काम के सिलसिले में घरों के बाहर यहाँ पर निकले हैं। आज मुंबई में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर दिया गया है मौसम विभाग ने। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ड्रेनेज है
ये देखिए सामने ड्रेनेज के सामने कर्मचारी यहाँ पर खड़ा हुआ है। कल एक हादसा मुंबई में हुआ था और ड्रेनेज में, खुले ड्रेनेज में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज यहाँ पर हालांकि ड्रेनेज का ढक्कन नहीं खुला गया है पानी जाने के लिए, लेकिन जो ढक्कन है उससे पानी बाहर आ रहा है, तो कहीं ये ढक्कन ना निकले इसकी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि चिंता यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। और यहाँ पर बीएमसी ने अपने कर्मचारी मैनहोल के पास यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और पिछले 35 से 40 मिनट इस इलाके में ये बरसात है और ये 40 मिनट की बरसात से यहाँ पर देख सकते हैं कि जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और मुंबई आपको सीधे लिए चलते हैं। विनोद जगदाले हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विनोद, जरा बताइए आप मुंबई के किस इलाके में मौजूद हैं? और एक तो जल प्रहार, मतलब कुदरती पानी को तो कोई रोक नहीं सकता, बारिश तो होगी ही मुंबई में, ये सबको पता है, लेकिन इंतजाम तो किए जा सकते हैं ताकि लोगों की कम से कम जान तो ना जाए। मैनहोल को तो ढका जा सकता है, गड्ढों को तो भरा जा सकता है, इस पर काम क्यों नहीं हुआ? देखिए समीर, करीब 85,000 करोड़ के बजट वाली ये मुंबई महानगर पालिका है। बारिश के लिए अलग बजट होता है, गड्ढों को पाटने के लिए 200 करोड़ का बजट होता है। और यहाँ पर देखिए फिलहाल मैं किंग सर्कल इलाके में मौजूद हूँ और देखिए धीरे धीरे यहाँ पर पानी उतर रहा है। सवा घंटे पहले हमने इसकी तस्वीर यहाँ पर कैमरे में कैद की थी, तो वहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पानी जमा था। और एक बात अच्छी रही कि अभी हाई टाइड नहीं है, हाई टाइड दोपहर 2 बजे के बाद है, तो वहाँ पर जल जमाव की स्थिति और ज़्यादा खराब यहाँ पर हो सकती थी। सामने देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए कि एक नहीं बल्कि 5 कर्मचारी यहाँ पर बीएमसी के खड़े हैं। ये मैनहोल से वहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पर ढक्कन ना निकले इसके लिए वहाँ पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मैनहोल के पास कर्मचारी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर हमेशा जो पानी भरता है तब ढक्कन नहीं निकालते क्योंकि पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है और कहीं इस पानी के प्रेशर से ढक्कन अपने आप ना निकले इसकी भी यहाँ पर चिंता लगी रहती है। इसलिए ये कर्मचारी यहाँ पर बीएमसी के 5 कर्मचारी यहाँ पर तैनात है। देखिए मुंबई की एक बात अच्छी है कि इस बार बारिश का थोड़ा पैटर्न यहाँ पर बदल चुका है। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि एक बार बारिश शुरू हुई तो करीब 150-200 मिलीमीटर बरसात एक साथ होती है और मुंबई पूरी 5 से 6 घंटे के लिए रुक जाती है या कभी कभी 12 घंटे के लिए रुक जाती है। लेकिन इस बार बारिश अपना सबसे ज्यादा कहर कह सकती है, रात में बरसाती है और उसके बाद मुंबई लॉक हो जाती है। लेकिन सुबह सुबह बारिश रुक जाती है। अब आज सुबह से ही रुक रुक कर भारी बरसात देखने को मिल रही है। ऑरेंज अलर्ट है। कल मुंबई के बाद ठाणे और रायगढ़, रत्नागिरी या और पुणे के लिए रेड अलर्ट, ये सबसे बड़ा अलर्ट होता है। 150 से 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश वहां पर हो सकती है। बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुंबई की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बदलने का नाम नहीं ले रही है। बीएमसी पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं हर साल की तरह। आगे बढ़ेंगे। बारिश से मुंबई गोवा हाईवे पर भी खतरा बढ़ गया है। परशुराम घाट में ड्रेनेज चैनल टूट गया है। सीमेंट और कंक्रीट का बना ढांचा कई जगहों से टूट गया है। मुंबई में भारी बारिश के बीच एक तरह का खतरा इस वक्त परशुराम घाट के इस इलाके में मंडरा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये सीमेंट और कंक्रीट का जो ढांचा बना हुआ था वो कई जगहों से टूट गया है। निर्माण कार्य में भी क्या लापरवाही बरती गई है जिसका ये नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। पहले से पता था सबको कि जोरदार बारिश होने वाली है, मॉनसून आने वाला है, उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं किए गए। और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। पालघर में भारी बारिश के चलते नदी में मछली पकड़ने गए युवक की तेज बहाव में बहकर मौत हो गई। 28 साल के चंदन किशन का शव एक दिन पानी में बहता हुआ मिला। ये उसी लड़के की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जा रही है, पानी वाले इलाकों से दूर रहने को कहा जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं कम से कम उसका पालन किया जा सके, क्योंकि आपकी जान आपके ही हाथ में। और अब पुणे से खबर। पुणे में लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। ठेकेदार की लापरवाही से 2 साल के मासूम की जान चली गई, वो पानी में डूब गया।
ठेकेदार ने दरअसल गड्ढा खुला छोड़ दिया था। सीवेज और बारिश का पानी निकासी के लिए ये गड्ढा खोदा गया था और ऐसे 4 गड्ढे खोदे गए थे और इसी में एक मासूम गिरकर उसकी जान चली गई। तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। और देखिए एक बड़ी खबर है और इस खबर पर अपडेट आ गई है। ई रिक्शा में चीन के ऐप पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्ले स्टोर से ऐप हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको यह खबर दी थी और बताया था कि सरकार का रुख इस चीनी ऐप को लेकर काफी गंभीर है। सरकार सीरियस है इस मुद्दे को लेकर और अब निर्देश जारी हो गए हैं। प्ले स्टोर से ये ऐप हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ई रिक्शा को बंद करने की शिकायतें आ रही थी। आईटी मंत्रालय ने बैट बीएमएस ऐप को हटाने के लिए कहा है। प्ले स्टोर पर अब ये ऐप नजर नहीं आएगा थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि सरकार की तरफ से इसे लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। तो टीवी9 भारतवर्ष ने ई रिक्शा में चीन के ऐप से जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर खबर दिखाई थी और अब सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, निर्देश दे दिया गया है आईटी मंत्रालय की तरफ से कि जो प्ले स्टोर ऐप है उससे इस चीनी ऐप को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अब प्ले स्टोर से कोई भी ये चीनी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकेगा। तो इस चीनी ऐप पर भी शिकंजा कसा गया है। तो बैट बीएमएस ऐप जिसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आई थी और इससे किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं ये टीवी9 भारतवर्ष ने आपको बताया था और अब सरकार ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीयूष, आपने ये खबर ब्रेक की और यह भी बताया कि सरकार का रुख काफी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर और अब इस चीनी ऐप को प्ले स्टोर से बाहर का रास्ता दिखाने का निर्देश दे दिया गया है। बिल्कुल समीर, देखिए 2 ऐप हैं जो इस तरह की गतिविधि में काम आ रहे थे और इन ऐप को अभी प्ले स्टोर और जो एप्पल का यानी कि iOS और एंड्रॉयड दोनों के ऐप स्टोर से हटाने का आदेश जारी किया गया है। अब इस मामले पर आगे आदेश जारी होगा जिसमें विस्तृत तौर पर जो ऐप देश भर में चल रहे हैं, ख़ास तौर पर बैटरी को लेकर के, उनसे संबंधित एक निर्देश जारी किया जाएगा कि किस तरीके से इन ऐप का प्रयोग किया जाए। जी सबीर, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और यहां पर एक छोटी सी अपडेट और है, न सिर्फ प्ले स्टोर बल्कि iOS ऐप से भी इसे हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि ना तो एंड्रॉयड फोन पर ये ऐप अब चल पाएगा, रन कर पाएगा, बल्कि अगर आप आईफोन यूज करते हैं, आईफोन यूजर हैं, तो भी ये ऐप नहीं डाउनलोड किया जा सकेगा। ये निर्देश सीधे तौर पर दे दिए गए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में एलपीजी गैस टैंकर हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। 26 जून को हादसे के बाद हुआ था जबरदस्त धमाका। सिरोही टोल प्लाजा पर यह टैंकर टकराया था। एलपीजी के रिसाव से लग गई थी आग। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5 तक पहुंच गया है। इस भीषण हादसे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 26 जून को यह बड़ा हादसा हुआ था कौशाम्बी टोल नाके पर। देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ, ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। कौशाम्बी में 26 जून को ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सिरोही टोल प्लाजा की तस्वीर है। एलपीजी से भरा एक टैंकर यहां से गुजरता है और जैसे ही ये टोल नाके के पास पहुंचता है, एलपीजी का रिसाव शुरू हो जाता है और उसके बाद आग लग जाती है। इसके बाद भयानक विस्फोट हुआ है। उसकी तस्वीरें आप देखिए, कितना खतरनाक धमाका था। 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, कुछ लोग घायल हुए। एक एलपीजी टैंकर के डिवाइडर से टकराने की वजह से टोल नाके पर कितना भीषण हादसा हुआ है, ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एलपीजी टैंकर डिवाइडर से टकराता है और उसके बाद गैस का रिसाव होता है और फिर भीषण आग लग जाती है इस पूरे के पूरे टैंकर।
तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 जून को ये हादसा हुआ और देखिए टोल नाके की जो लॉन्ग शॉट से ली गई तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और सीसीटीवी की तस्वीरों में धमाका भी कैद हुआ है। यानी ये जो टैंकर था ये पहले डिवाइडर से टकराता है डिसबैलेंस होकर और उसके बाद एलपीजी का रिसाव शुरू होता है और फिर एलपीजी टैंकर में आग लग जाती है। आग लगने के थोड़ी देर बाद एक जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका धमाके से थर्रा उठता है। 5 लोगों की इस हादसे में जान गई। और अब खबर उदयपुर से। उदयपुर में केमिकल टैंकर में आग लगी है। उदयपुर हाईवे पर टैंकर में आग लग गई। दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है, ये जानकारी सामने आ रही है। उदयपुर में केमिकल टैंकर में आग लगने की खबर है। हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं उदयपुर हाईवे की, जहां टैंकर में आग लगी नजर आ रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि दमकल की टीम ने, फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है।